पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। नाना जी। तो यार, हाउ पाकिस्तान वाज किल्ड, मास्टरमाइंड बिहाइंड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। देखते हैं अब देखते हैं कि भाई आखिर पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया और मरा कैसे है पाकिस्तान। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। और बात ठीक भी है, गलत नहीं है। जो हमारे हालात पड़े ये तो मैं कहता हूँ कि वो मुर्दा नहीं होता, उसको दफना देते और उसके बाद पीछे हड्डियां रह जाती हैं, उस जैसी हालात है हमारे। वॉच करते हैं, आगे एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। 1990, जहां 90s में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $300 के करीब थी, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $400 से भी ज्यादा थी। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा था, लोगों के हाथ में पैसा था, इकोनॉमी भी बूम कर रही थी। जहां एक तरफ भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीजें अच्छी होती ही जा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो फिर पिछले 30 सालों में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को 13 बार बेल आउट आखिर क्यों करवाया? 20 करोड़ की आबादी वाला देश पाकिस्तान, जिसको 1947 के बाद से ही US पर ईयर $1 बिलियन से भी ज्यादा का एड देता आ रहा है, आखिर उसकी हालत इतनी खराब क्यों और कैसे हो गई? क्या इसमें USA का हाथ है या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आज भी आपसे और मेरे से छुपाया जाता है? आज पाकिस्तान की हालत बुरी तरीके से खराब है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका पड़ा है और आज हर एक कंट्री पाकिस्तान को एक टेरर कंट्री बोल रही है। लेकिन क्यों? ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे? कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? भाई बर्बाद करने वाले कौन? ये बड़ी दुख वाली वीडियो होने वाली है। 14 अगस्त 1947 यूनाइटेड इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और क्योंकि यहाँ पर डिवीजन रिलीजन के बेसिस पर किया गया था, तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया को एक नई कंट्री घोषित किया गया जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने 1940 से ही ऑफिशियली मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए एक अलग कंट्री की डिमांड करना शुरू कर दिया था। एंड फाइनली 8 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन पेपर्स पर साइन करती है और ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को मिलाकर जन्म होता है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी तो ईस्ट बंगाल वाले एरिया का नाम पड़ा ईस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले पार्ट को नाम दिया गया वेस्ट पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के सारे लोगों को ये लगता था कि वो पाकिस्तान को मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पर एकजुट बनाकर रख लेंगे, लेकिन 1900 किलोमीटर दूर जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान से कल्चर, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा अलग था। पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान को 5 प्रोविंसेस मिले थे। नंबर 1 मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, नंबर 2 सिंध, नंबर 3 बलोच, नंबर 4 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड 5th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ईस्ट बंगाल। पंजाब एंड सिंध प्रोविंस की लैंड बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी, पाकिस्तान की सारी रिवर्स यहीं से बहती है और पंजाब पॉपुलेशन का ये मानना था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। लेकिन सिंध, बलोच और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला प्रोविंस इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। साथ ही साथ ईस्ट बंगाल, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जूट की प्लांटेशन सबसे ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन द थिंग वाज कि जूट को प्रोसेस करने वाली सारी की सारी मिल्स वेस्ट बंगाल के अंदर थी। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पूरे पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन ईस्ट बंगाल में रहती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा रीजन एग्रीकल्चरल सेंट्रिक था और यहाँ पर एजुकेशन और डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी। 1956 पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है और पब्लिक एक्सेप्टेंस से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की घोषणा होती है, जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनती है और इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन उसके 2 साल बाद ही 1958 में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी जनरल मोहम्मद अयूब खान ने एक मिलिट्री कूप किया, जिसके बाद 1969 तक लगभग 11 सालों तक पाकिस्तान का कंट्रोल उनके हाथ में रहा। अयूब खान ने मेनली पंजाबीज को ही ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के अंदर प्रेफरेंसेस दी। क्यों? क्योंकि वहां पर एजुकेशन ज्यादा थी और इसके साथ साथ दूसरी तरफ उन्होंने बिजनेसमैन के साथ भी मिलकर काम किया ताकि उन्हें एक्सट्रीम कैपिटल सपोर्ट मिल पाए। लेकिन 1969 आते ही दूसरे आर्मी जनरल मोहम्मद आगा खान ने मार्शल लॉ को इम्पोज करते हुए 1971 तक पाकिस्तान के ऊपर रूल किया। 1970 में पाकिस्तान में पहली बार 300 सीट्स पर जनरल इलेक्शन होते हैं और ईस्ट बंगाल के लीडर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को 162 में से 160 सीट्स पर जीत मिलती है। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शंस जीत जाते हैं, लेकिन रहमान के इलेक्शंस जीतते ही जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रेसिडेंट खान की एक मुलाकात होती है और एक प्लान बनता है। उस प्लान के तहत मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान की एक सीक्रेट जेल के अंदर कैद कर दिया जाता है। दरअसल 1906 में जब मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, तभी से एक सेपरेट कंट्री की डिमांड उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब रीजन को ही पाकिस्तान बनाने का इंटेंशन था। लेकिन
1947 में जाकर ईस्ट बंगाल को भी पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया। बट यू नो व्हाट, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी एक्सट्रीम कल्चरल डिफरेंसेस। एक तो ईस्ट बंगाल वेस्ट पाकिस्तान से 1900 किलोमीटर दूर था और ऊपर से बंगालीज का नेचर, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, हर एक चीज पाकिस्तानियों से अलग। इसलिए वेस्ट पाकिस्तानी कभी भी बंगालीज को अपने जैसा ट्रीट कर ही नहीं पाते थे और इसीलिए पाकिस्तानी लीडर्स कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मुजीबुर रहमान कभी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन जैसे ही मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया, ईस्ट बंगाल के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, जिसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी आर्मी तक डिप्लॉय करनी पड़ी। जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट बंगाल में बंगालीज के ऊपर एट्रोसाइड करना शुरू करती है, लोगों को और बच्चों को गोलियां मार देती है, औरतों का रेप कर देती है। और पाकिस्तानी आर्मी की इन्हीं अत्याचारों से बचने के लिए बंगालीज मुक्ति बाहिनी नाम का एक ग्रुप बनाते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस ग्रुप को इंडियन आर्मी ने ही ट्रेन किया था। फाइनली दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ वॉर शुरू करती है। पाकिस्तान को वॉर में हराया जाता है और एक नया देश बनता है, बांग्लादेश। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और इसका रीजन था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आर्मी इंटरवेंशन एंड ग्रीड ऑफ पावर। इफ यू ट्रैवल बैक इन टाइम एंड लुक एट इवेंट्स वेरी क्लोजली, तो आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान का जन्म एक्चुअली में पॉलिटिकल पावर की ग्रीड की वजह से ही हुआ था। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगता था कि वो पूरे इंडिया को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन का यूज करके एक अलग देश बनाकर ये चीज पॉसिबल है। लेकिन 11 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक अजीब सा वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके चलते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आर्मी ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण पाकिस्तान को अपना इंस्टीट्यूशन बनाने में ही 26 साल लग गए और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस उनके आजाद होने के 23 साल बाद हुए, जब तक इंडिया के अंदर 4 बार इलेक्शंस हो चुके थे। इफ यू लुक वेरी क्लोजली, तो आज भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और आज तक कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर कंप्लीट कर ही नहीं पाया। बट आखिर ऐसा है क्यों? 1971 जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 1977 में फिर से पाकिस्तान के अंदर तीसरी बार मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है और इस बार मोहम्मद जिया उल हक पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और जैसे ही जिया उल हक पावर में आए, उन्होंने पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन करना शुरू कर दिया। जिया ने लाइफस्टाइल से लेकर एजुकेशन तक हर एक चीज के अंदर इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ही जोर देना शुरू किया। उसी समय दिसंबर 1979 में यूएसएसआर ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के एरियाज के अंदर इन्वेजन करना शुरू कर दिया था और इसी चीज को इनडायरेक्टली काउंटर करने के लिए यूएसए ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि तालिबान और जैश-ए मोहम्मद को बहुत सारे वेपन्स और मॉनेटरी फंडिंग देना शुरू किया। लेकिन क्यों? यूएसए को आखिर अफगानिस्तान से कैसा फायदा? वेल, इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज, ऑयल, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम और बहुत कुछ। ये सारे के सारे रिसोर्सेज अफगानिस्तान में भर भर कर हैं। लेकिन यूएसए को अगर ये रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे? अ वेरी सिंपल वे टू डू दिस इज बाय शोइंग द वर्ल्ड दैट दे केयर अबाउट एवरीवन। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will also drop food, medicine, and supplies to the starving and suffering men and women and children of Afghanistan. यूएसए को अफगानिस्तान के रिसोर्सेज चाहिए थे, लेकिन सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर एंट्री ले रहा था और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर यूएस सोवियत यूनियन के ऊपर अपनी मिलिट्री से अटैक करता है तो सारी दुनिया के सामने यूएस एक वॉर में छिड़ जाएगा रशिया के साथ, जो कि यूएस चाहता नहीं था। सो दिस इज हाउ दे डिड इट। उन्होंने सबसे पहले तालिबान और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स को मॉनेटरी फंडिंग और वेपन्स देना शुरू किया, जिसके बाद ये ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते गए और इन ग्रुप्स ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। अब यूएसए की बारी थी। यूएस ने पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो इस पूरी दुनिया के प्रोटेक्टर्स हैं, अफगानिस्तान के ऊपर इन टेरर ग्रुप्स के ऊपर अटैक करना चालू किया, लेकिन वो हार गए और इसके चलते यूएसए कभी अफगानिस्तान को कैप्चर कर ही नहीं पाया। ये कहानी 1951 में शुरू होती है। 1951 से ही यूएस पाकिस्तान को अच्छा खासा एड देना चालू कर देता है, लेकिन ये जो एड है ये इतने छोटे छोटे बिट्स एंड पार्ट्स में भेजा जाता था कि कभी दुनिया में किसी को पता ही नहीं लगता था कि यूएसए एक्चुअली में पाकिस्तान को एड प्रोवाइड कर रही है। यूएस से मिले गए वेपन्स और जिया उल हक के इस्लामाइजेशन के चलते पाकिस्तान के अंदर खूब सारे मुस्लिम टेरर ग्रुप्स बनने लगे, जिन टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान के अंदर ही ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता था। इस वॉर के कारण पाकिस्तान के अंदर खूब सारे रेफ्यूजीज आ गए और इसके बाद पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और बाकी मुस्लिम कंट्रीज से भी फंडिंग मिलना चालू हो गई। 1989
यूएसएसआर फाइनली अफगानिस्तान को छोड़ता है और 1990 में नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और नवाज शरीफ ने ही जियाउल हक के करे गए इस्लामाइजेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाना चालू किया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को रेडिकलाइज मुस्लिम एलिमेंट्स का सपोर्ट चाहिए था। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ को भी इम्पोज किया गया। जुलाई 1993 नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल मिस्टर मोइन कुरैशी को पाकिस्तान का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मोइन कुरैशी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी उसमें सुधार करने के लिए कई सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेना चालू किया। एंड क्योंकि अब यूएसएसआर अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुका था, तो यूएसए ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चालू किया कि वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट रोक दे, ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर के लिए हमेशा यूएसए के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। एंड एज यूजुअल दे मेक मनी, बट गेस व्हाट, पाकिस्तान ऐसा करने से मना कर देता है। सो अब क्या करें? वेल, दिस टाइम यूएसए प्लेज इट डिफरेंटली। यूएसए इंडिया के अंदर 1993 में हुए गए बॉम्ब ब्लास्ट को फ्रंट बनाकर इंडिया को ये कन्विंस करता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएस को सपोर्ट करे, ताकि यूएस पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की वॉच लिस्ट के अंदर डाल पाए। और वहीं पर दूसरी तरफ यूएस पाकिस्तान को कहता है कि वो इंडिया के साथ अपने कश्मीर वाले मैटर को रिजॉल्व करे, जो कि उन्हें भी पता था कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट ये चीज एक बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग एक्शन है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन और मिलिटेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो लोग इंडिया के साथ कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत करना चाहते ही नहीं थे। इशू बढ़ता चला गया और पाकिस्तान को कश्मीर हासिल करने के लिए अपनी टेरर फंडिंग को और ज्यादा बढ़ाना पड़ गया। और 1997 आते आते तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस चीज को ठीक करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान बुलाया जाता है। इसी बीच बलूचिस्तान से भी ऑटोनॉमी की डिमांड्स आने लग गई थी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहां पर कोई डेवलपमेंट किया ही नहीं था। उसके बाद सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए, और जो पाकिस्तान एक टाइम पर मुस्लिम रिलीजन की वजह से साथ में आया था, वहीं पर मुस्लिम्स ने ही मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया। साल 1998 पाकिस्तान सक्सेसफुली 5 न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करता है। सो फॉर नाउ दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन यूएस फॉर न्यूक्लियर पावर। एंड गेस व्हाट, द फंडिंग स्टॉप्स। एंड यू नो व्हाट, अब तक यूएस इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि जो कंट्रीज पाकिस्तान को एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड कर रही थी ना, यूएस ने पाकिस्तान की वहां से भी फंडिंग रुकवा दी। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशंस इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि पाकिस्तानी लोगों ने ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। लोग सड़क पर उतर गए, कहने लग गए कि हमारे पास खाने को खाना नहीं है और ऐसे में गवर्नमेंट बॉम्ब्स बना रही है। इसी बीच पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक ग्रुप्स को और ज्यादा सपोर्ट करना शुरू करती है। 1998 में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को नया चीफ ऑफ आर्मी बनाया, बट वंस अगेन 1999 में परवेज मुशर्रफ ने ही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिरा दिया। ये चौथी बार था जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया। एंड वंस अगेन इंडिया के साथ 4th टाइम एक लार्ज स्केल वॉर शुरू हुई, द कारगिल वॉर। ऑनेस्टली अगर आपको कारगिल वॉर को समझना है ना, तो आपको उससे पहले 1971 की इंडो पाक वॉर को समझना चाहिए। एंड द बेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज इंडिया वर्सेस पाक 1971 एंड द कारगिल वॉर सागा। इन दोनों बुक्स को अच्छे से रीड करो, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि ये दोनों की दोनों बुक्स आखिर मिलेंगी कहाँ? वेल, अगर आपको भी मेरी तरह टाइम और पैसे दोनों बचाने हैं, तो आप इन दोनों बुक्स की ऑडियो बुक कुकू एफएम के ऐप पर आसान हिंदी भाषा में सुनकर भी नॉलेज ले सकते हो। यू नो, कुकू एफएम के ऊपर हजारों ऑडियो बुक्स, बुक समरीज और शोज हैं, और अगर आप मेरा कूपन कोड ADI50 यूज करोगे तो आपको अपने कुकू एफएम के साल भर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है ना, ये फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। कुकू एफएम का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन ट्राई आउट कुकू एफएम। कारगिल वॉर हार जाने के बाद 2001 में अलकायदा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक करता है। पाकिस्तान हमेशा से चाहती थी कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी पपेट गवर्नमेंट हो, इसीलिए यूएसएसआर के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी उन्होंने तालिबान को सपोर्ट करना छोड़ा नहीं, क्योंकि वो ये सोचते थे कि वी विल सपोर्ट तालिबान एंड तालिबान विल सपोर्ट अस इन रिटर्न। लेकिन यूएसए को अफगानिस्तान चाहिए था और वो लोग अभी तक तालिबान को अफगानिस्तान से हटा नहीं पाए। इसीलिए यूएसए ने अब दोबारा से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड प्रोवाइड करना शुरू किया। सितंबर 2001 यूएसए नाटो फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर अटैक करना चालू करता है, जिसके लिए उनका बेस बनता है पाकिस्तान। इस चीज की वजह से सभी मिलिटेंट ग्रुप्स को ये लगने लगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूएसए के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुस्लिम्स को मारना चाहती है, जिस चीज के चलते पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो गई। इसी बीच यूएसए पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करती है कि वो अपने वजीरिस्तान वाले एरिया के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करे, ताकि वहां पर मौजूद मिलिटेंट ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। यूएस के इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तानी आर्मी इस
ऑपरेशन को शुरू करती है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं। परवेज मुशर्रफ यहाँ पर भी नहीं रुके। पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर चालू है, बट स्टिल उन्होंने कश्मीर की टेरर फंडिंग करनी चालू कर दी। एक इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने खुद ये बोला है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो था। बट फाइनली 2011 में यूएसए की कमांडो यूनिट एक ऑपरेशन प्लान करती है और पाकिस्तान के अबोटाबाद वाले एरिया के अंदर 9/11 के मास्टरमाइंड मिस्टर उसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। इस एक इंसिडेंट के बाद यूएसए का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट कम होना चालू हो जाता है, जिसके बाद यूएसए पाकिस्तान को एड देना बंद कर देती है। 2002 से लेकर 2011 तक यूएसए ने पाकिस्तान को $22.1 बिलियन की फॉरेन असिस्टेंस दी, लेकिन 2011 से लेकर 2021 तक ये फंडिंग कम होकर सिर्फ $7.7 बिलियन की रह गई। अभी तक पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। यूएसए हर साल पाकिस्तान को फंड्स दे रहा था और दुनिया को ये बता रहा था कि पाकिस्तान को फंड्स दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग स्कूल, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, इन सारी चीजों को बिल्ड कर पाए। बट इन रियलिटी यूएसए वाज एक्चुअली फंडिंग टेरर ग्रुप्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पाकिस्तान अब बेल आउट पैकेजेस के ऊपर सरवाइव कर रही थी और पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन को देखते हुए एक कंट्री थी जिसने पाकिस्तान की इस कंडीशन के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ट्रैक किया, and that country was none other than China। 22 मई 2013 चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन शॉर्ट बोले तो CPEC अग्रीमेंट को साइन किया। इस अग्रीमेंट के अनुसार चाइना आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और काफी सारे SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी सेटअप करेगा। एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। 2013 से लेकर 2020 तक चाइना ने पाकिस्तान को टोटल $24.7 बिलियन का लोन दिया, लेकिन 2013 में जो सपने पाकिस्तान को दिखाए गए थे ना, वो सपने कभी सच ही नहीं हुए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के टेंडर चाइनीज कंपनीज को दिए गए, लेबर भी चाइना से लाई गई। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान के लोगों को कभी एम्प्लॉयमेंट मिली ही नहीं और पाकिस्तान की इकोनॉमी वहीं की वहीं। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया और पाकिस्तान को ओवरबिल भी कर दिया। एक चाइनीज कंपनी ने $2.6 बिलियन में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनाई, जो बिल्डिंग इनॉग्रेशन से पहले ही कोलैप्स कर गई। बाद में जब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने आई कि 13 पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने खूब सारी रिश्वत लेकर काफी सारे स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइजेस को अलाउ किया था। समथिंग सिमिलर हैपेंड विद ग्वादर पोर्ट। लोन बर्डन के कारण साल 2017 में पाकिस्तान को अपना ग्वादर पोर्ट चाइना को 40 इयर्स की लीज पर देना पड़ गया। एंड इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को कश्मीर से रिमूव करती है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। और इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान इंडिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड पर बैन लगा देते हैं। इंडिया को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में थी, इस बैन की वजह से अब पाकिस्तान जो गुड्स बहुत आराम से इंडिया से इंपोर्ट कर पा रहा था, वही गुड्स अब उसको बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, जिसके लिए उन्हें और ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ रही थी। साल 2020 आता है और कोविड हो जाता है। कोविड के कारण पाकिस्तान की खराब सिचुएशंस और ज्यादा खराब होने लग जाती है। इसी बीच अगस्त 2021 में यूएसए अफगानिस्तान से अपने सारे के सारे फोर्सेस को विड्रॉ कर लेती है, जिसके बाद अब उनके लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस एकदम खत्म हो चुकी है। अब जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खत्म तो फाइनेंशियल एड भी खत्म। और तालिबान जो कि यूएसए का साथ देने के कारण पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज थी, अब उसी तालिबान को यूएसए दोबारा से वेपन्स देना चालू करता है और वही तालिबान पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करने चालू कर देते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही रही थी कि अचानक साल 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाती है और अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के बचे कुचे फॉरेन रिजर्व्स भी अब धीरे धीरे और ज्यादा कम होने लग जाते हैं और आज पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि IMF ने भी उन्हें लोन देने से मना कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 30 साल में भी पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ बहुत ज्यादा खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट स्टिल IMF ने पाकिस्तान को 13 बार बेल आउट करवाया। द क्वेश्चन इज वाई? ये सब कुछ आखिर IMF ने किया क्यों? और अगर उस टाइम पर IMF इतनी आसानी से पाकिस्तान को लोन दे रही थी, तो फिर आज की डेट में IMF पाकिस्तान को लोन क्यों नहीं दे रही है? वेल, वन वर्ड, जियोपॉलिटिक्स। इन अ वेरी ओवर सिंप्लीफाइड वे, IMF का 17.3% फंड सिर्फ और सिर्फ यूएस से आता है। सो टेक्निकली यूएसए इनडायरेक्टली IMF को भी कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्योंकि अब यूएसए का पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना बचा ही नहीं, उनको कोई काम ही नहीं, तो फिर वो आखिर पाकिस्तान को बेल आउट क्यों करवाए?
जब तक काम था तब तक बेल आउट करवा रहे थे। आज इंडिया यूएस के साथ क्वाड का मेंबर है, जिसको इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए आज किसी भी कीमत पर यूएस इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि इफ यू लुक एट इट इकोनॉमिकली एंड विद लॉजिक तो इट इज नॉट अ गुड डील फॉर यूएस। और जैसा कि मैंने कहा, इंडिया वर्सेस पाक 1971 और कारगिल वॉर सागा, ये दोनों ऑडियो बुक्स आपको कुकू एफएम के ऐप के ऊपर आसान हिंदी भाषा में मिल जाएगी। इसीलिए मेरा कूपन कोड आदि50 यूज करना। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अरे बर्बादी तब से हमारी शुरू हुई जब पाकिस्तान बना, तब से ही बर्बादी शुरू हो गई यार। बातें ऐसी करने वाली हैं कि करें तो दुख भी होगा, रोना भी आएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। सारी तशरीह दो बातों में कर देता हूँ। पाकिस्तान अलहदा हुआ, सब कुछ हुआ, हर चीज हुई। इंडिया अलहदा हो गया, पाकिस्तान अलहदा हो गया। पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो ठीक नहीं थे, वो चोर थे डाकू और थे। अभी तक चोर उसके बाद फिर आ गया फौजी के हुकूमत, फौज ने किया कब्जा। फिर फौजी साहब को पता है कि इमदाद कोई दूसरे मुल्क नहीं देते सही, वही ना। और फिर जो सियासी कशमकश थी ना, पाकिस्तान को ले डूबी। यार बात ऐसी है ना बाबा, इंडिया में ये चीज नहीं हुई। बर्बादी हमारी शुरू हो गई जब हुआ, जब पहले यहाँ पे लगा मार्शल लॉ, पहला बर्बादी उधर से शुरू हो गई। हमारा एक भी पॉलिटिशियन 5 साल से ऊपर जा नहीं सकता, और जो अभी तक बिल्कुल, और जो भी पॉलिटिशियन आया एक से बढ़ के एक चोर का बच्चा आया, आया, हमें खा गया वो। बिल्कुल 1990 तक तकरीबन पाकिस्तान आगे जा रहा था, इंडिया पीछे था। क्योंकि 30 सालों में इंडिया ने कैसी तरक्की की आप देख सकते हैं। फिर 30 सालों में पाकिस्तान ऐसे नीचे आया जैसे खड्डे में क्यों आया है? अमेरिका ने एड देनी बंद कर दी। बिल्कुल $22 मिलियन दिए थे जब उसे मतलब था। अभी तकरीबन हमने उस पैसे को बचाया नहीं, उससे हमारे सारे चोर पॉलिटिशियन अपनी जेबों में डाला, बार लेके गए, खाया पिया किया, और हमारी इन्होंने लगा दी। बिल्कुल आज हम लोग यहाँ पे खाने को मोहताज। फिर हमारे ये हालात थोड़ी बहुत जो कसर थी वो चैनल ने निकाला। सपने जो दिखाए थे ना, सी पैक का जो मंसूबा बनाया उसमें सब कुछ वो करके उसका फायदा अपना था, तो डबो मेरा था। बिल्कुल, हम कहते हैं हम चीजों में करप्शन करते हो तो हम पाकिस्तान में सबसे बड़ी करप्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ये सोच रहे थे कि लेबर सारी हमारी होगी, वो चैनल से सब कुछ जाए। हमारी 20-30% जो लेबर थी वही थी, इससे ज्यादा और कोई भी नहीं फायदा तो हमारा। और हमें सबसे बड़ी जो बर्बादी मिली है ना 90s में, ये मार्शल लॉ की वजह से मिली है। और मार्शल लॉ की वजह से भी क्या मिली, हमारे पॉलिटिशियन ठीक नहीं। आज पाकिस्तान में स्टेबल कोई हुकूमत होती, कोई पार्टी होती सही, वो इंतखाबात होते सही तरीके पे, तो पाकिस्तान भी आगे होता। कोई यारा हमारे वो क्या पॉलिटिशियन है जो अपनी कुर्सी के पीछे तो मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। बस वजह वो जीत चुका था ना, उसकी जीत को तस्लीम करते। वो आज हम भी पूरा पाकिस्तान मानते उसकी जीत, उसको क्यों जेल में डाला। और उसके बाद फिर इस भुट्टो की वजह से, इस कमीने की वजह से उधर पूरा बांग्लादेश हमसे बिल्कुल उन समझ में आई ना बात, इस कमीने की वजह से वो उसकी जीत को तस्लीम नहीं करते थे ना, बोलते थे कि नहीं। उधर फिर पापा औरतों के रेप इन्होंने किए, लोगों को मारा, बच्चों को इन्होंने मारा। बहुत बड़ी दास्तान है वजह। वहाँ पे वो एरिया आज हमारे पास होता ना बाबा, एग्रीकल्चर के लिहाज से वो टॉप पे। आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? एग्रीकल्चर में बांग्लादेश नंबर 1 पे है, उधर पाकिस्तान है, चाय है और बड़ी चावल है, बड़ी चीज है यार। वहाँ पे वो आगे हमसे निकल गए हैं। वो देखो अपने कंट्री के साथ कितने लॉयल हैं, और हमारे साले देख लो कैसे हैं। तो हमारा नारा लगाते हैं कि ये पाकिस्तान जरी मुल्क है, जरी मुल्क होने के बावजूद हम चीजें बाहर से सारी मंगा रहे हैं। इधर बलोचिस्तान आवाजें उठा रहा है कि भाई हमें अलग करो। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक खैर ही करे। हमसे बांग्लादेश नहीं संभाला गया, इंडिया के कश्मीर हम लोग करते हैं, वो क्या हम संभालेंगे? वो खाक हम संभालेंगे। इधर अपनी सारे हमारे एरिया भाई इस चीज के अंदर आए हैं कि वो आवाजें उठा रहे भाई हमें अलग करो। यार छोड़ो, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है लाला। डिफॉल्ट के करीब जो मुल्क हो उस पे सारे मुल्क नजरें हट जाती हैं। इस कंट्री के अंदर कोई भी स्टेबल हुकूमत है या फौजी हुकूमत है जो भी है, लेकिन इस कंट्री को आगे लेके जाए, आगे लेके तभी जा सकता है। एक स्टेबल हुकूमत आए और ईमानदारी से काम करे, तब इस मुल्क को कम अज कम भी 20 साल लगेंगे। बिल्कुल वही है हकीकत। मैं कहता हूँ ये 2-4 साल वाली बात नहीं कि 2-4-5 साल में। मैं कहता हूँ बेशक आर्मी की गवर्नमेंट आ जाए यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि कम से कम स्टेबल एक गवर्नमेंट रहे, ताकि भाई खाने पीने वाला करप्शन हमारे कंट्री में ना हो। लेकिन बस आज जितना भी जो भी है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मार्शल लॉ हो, उसके चलते करते भाई क्या बंदा बोले। इंडिया ने तब तरक्की की है ना, उधर एक ही हुकूमत रही है, 5-6 साल बाद बदलती रही है, वोटों के जरिए आती रही है। हमारे यहाँ तो जो आता गया वो उधर 5 साल अपना टर्म पूरा करते हैं, और हर उधर देखें वे उसको लेके आगे चलते हैं।
मोदी जी की देख लें, बिल्कुल भाई, बिल्कुल 8 ये सालों बात में है, इंडिया को हमें- किधर से किधर ले यार वही ना, गए, हमें- उनको मौका दिया गया है ना, बिल्कुल यार, आज उन्होंने हमें मौका भी- जाया नहीं सही किया। कहा, आज हमें भी खुशी होती है हम इंडिया के साथ बिल्कुल। होते, कम से कम ये चीज हमें देखने को यहाँ पे ना मिलती। बिल्कुल। हमने पाकिस्तान का आज़म जानी ने बनाया था एक बड़ा कंट्री, अच्छा कंट्री बनेगा, लेकिन अभी वो भी होता है यहाँ पे देखता बोलता कि इन गधों को मैंने ये दिया है। बरकदाजुम अभी आ जाए तो देखे तो इनके हालात वही पता यही चलेगा बात है ना, क्या तो कर रहे हैं ये। दुख हो रहा है, बहुत दुख होता है। आप लोगों का इंडिया कहाँ पहुंच गया, आज हम भी इंडियन होते हैं तो क्या होता। तो यार सही ये बिल्कुल वीडियो इधर ही खत्म हम तो कर इंडियन ही थे ना, सारा बरे सगीर एक ही हम पाक व इंडियन हिंदी ही था, तो था ना सारा। बरे सगीर ही था सारा, बिल्कुल अलहदा हो गया, बीच में दीवारें खिंच गई तभी अलहदा हो वही गए, है। यही चीज थी और तो कोई बस चीज वही ना। हमारा रहना सहना उठना बैठना सीखना खाना पीना एक जैसा सब है। एक था, बिल्कुल भाई, अभी भी एक ही है, हाँ, सब एक ही है। बस क्या करें यार, पॉलिटिशियंस के चक्कर बीच में वहाँ पे- दीवार आई हुई है। बिल्कुल। तो आप लोग बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय। बाय।